हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का सेकंड लेक्चर लिया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम ऑन, लेट्स गो डू दिस। तो ये आपसे बोल रहा है सेकंड लेक्चर। मैं आपको अगेन ये बता देती हूँ, ये सारे लाइंस एनसीईआरटी की लाइंस है। अगर आप बुक को ओपन करके देखोगे तो आपको ये दिखेगा दैट एवरी लाइन इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, तो आप बुक को ओपन करके बैठ जाओ आराम से। जो भी मैं बताऊं, जहाँ पे आपको हाईलाइटेड पॉइंट बताऊं वहाँ पे आप नोट करो। उसे नोट करने के बाद एक काम किया करो, जैसे स्टिकी नोट पैड होता है ना, उस पर लिख लिया करो एंड लिख कर कहीं पे उसे स्टिक कर लिया करो, ताकि आपको जब भी आप उसे देखो तो आपको वो मेमोराइज होता रहे एंड एट टाइम आपको याद रहे वो। तो चलिए इसे करते हैं। अगर पिछले लेक्चर की मैं बात करूँ तो उस लेक्चर में इनहेरिटेंस का स्पेलिंग में थोड़ा एरर आ गया था, तो आप उसे लेना नहीं। एंड उस वाले लेक्चर में उस वाले लेक्चर में मैंने आपको इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में बताया था, तो वो आपको याद ही होगा। आप एक काम किया करो, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है वो आप देख लो, उसे समझ लो। 2 बार देखोगे तो वो आपको बेस्ट रहेगा। आप 2 बार देखने के बाद आप ये थर्ड वाले टाइम पे इसको देखोगे तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं ऐसा आपको बता रही हूँ। तो चलिए इसे करते हैं। Humans knew from as early as 8000 to 1000 BC। जो humans थे उन्हें पता था as early as कितना दे रखा है, 8000 to 1000 BC। 8000 to 1000 BC से उन्हें पता था। क्या पता था, देखते हैं। 8000 to 1000 BC क्या है, तो BC है, बिफोर क्राइस्ट है। रेफरेंस पॉइंट यूज़ करते हैं ना किसी को। अगर सपोज दैट आपको किसी को बताना है कि मेरा घर यहाँ पे है, तो आप बताते हो ना, उस बरगद के पीछे मेरा घर है, तो बरगद का पेड़ क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है। उसी तरीके से ये रेफरेंस पॉइंट है BC एंड 8000 to 1000 दे रखा है। तो बोल क्या रहा है कि ह्यूमंस न्यू दैट एज अर्ली एज 8000 to 1000 BC। तो ह्यूमंस को पता था कितने अर्ली टाइम से, 8000 to 1000 BC से, दैट वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन वॉज हिडन इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। वन ऑफ द कॉज ऑफ द वेरिएशन इज हिडन इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशन का जो कॉज है कि वेरिएशन, किसी भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, मैंने ये बताया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पूछ रहा है जो कॉज है वेरिएशन का, जो कॉज है वेरिएशन हो क्यों रहा है, वो हिडन था, छुपा हुआ था, किसमें, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। They exploited the variation that were naturally present in the wild population of plant and animal to selectively breed and select out the organism that possess desirable character। तो यहाँ से पहले मैं आपको इतना ही बताती हूँ। They exploited the variation that were naturally present in the wild populations of plant and animals। तो यहाँ पे मतलब क्या है, दे एक्सप्लॉयटेड द वेरिएशंस दैट वेर नेचुरली प्रेजेंट। तो वेरिएशन जो हम लोग को जो भी, अगर सपोज दैट आप एक फार्मर हो या फार्म कीपर हो, तो आपको पता होगा कि जो आपका सिलेक्टेड, अगर आप फार्मर रहोगे तो आप क्या चाहोगे कि मेरा जो फसल है वो बहुत अच्छा होगे एंड उसका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा हो, टेस्ट अच्छा हो, एरोमा अच्छा हो। जैसे सपोज दैट अगर बासमती चावल है तो कोई भी इंसान बासमती चावल खाना पसंद करेगा देन की जो उससे कम है, लो रेंज वाला है। तो क्यों बासमती ही राइस ही क्यों क्योंकि उसका और एरोमा जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है एंड उसका जो चावल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है एंड जो भी कैरेक्टर्स है, तो किसी एक पर्टिकुलर प्लांट में आ रहा है वो कैरेक्टर्स। तो उन कैरेक्टर्स को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, सेलेक्टेड ब्रीड लाते हैं एंड ब्रीड को आपका फार्म में, लैंड में जो है उसको उगाते हैं। They exploited the variation that were naturally present in the wide population of plant and animals to selectively breed। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे आपका यही मतलब है दैट किसी प्लांट में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पाया जा रहा है एंड अनदर प्लांट में वो कैरेक्टर नहीं है बट उसमें कोई अदर कैरेक्टर पाया जा रहा है। तो दोनों प्लांट को जब ब्रीड करा के एक हम लोग हाइब्रिड निकालते हैं तो उस प्लांट में दोनों कैरेक्टर आता है। जस्ट लाइक अगर सपोज दैट किसी एक प्लांट है, कोई एक प्लांट है जिसमें जो राइस का जो साइज़ है वो इतना बड़ा आ रहा है एंड जो उसका जो एरोमा है, एंड किसी एक ऐसा प्लांट है, कोई एक ऐसा प्लांट है जिसमें सपोज दैट कि उसका जो एरोमा है वो बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग को ऐसा चाहिए कि उसका साइज भी इतना हो एंड उसमें अरोमा भी हो, बहुत सारा अरोमा भी है।
मैंने आपको क्या समझाया कि एक में है जो साइज तो है बट एरोमा नहीं है, एंड सेकंड वाले जो बीज में है, राइस का जो बीज है उसमें आपका एरोमा है बट उसका साइज़ बहुत छोटा है। तो आप ऐसा चाहोगे कि काश ऐसा होता कि उसका साइज़ भी बड़ा रहता एंड उसमें अरोमा भी रहता, तो आप क्या करोगे? इसके लिए जो फार्मर्स है वो सेलेक्टिवली ब्रीड कराते हैं, एक हाइब्रिड तैयार करते हैं एंड उससे ही तो उन्हें पता था कि ये वेरिएशन इसमें प्रेजेंट है, ये वेरिएशन इसमें प्रेजेंट है, दोनों को ब्रीड कराएंगे तो ब्रीड कराने पे जो आपका निकलेगा वो हाइब्रिड होगा। तो दे एक्सप्लोइटेड द वेरिएशन दैट वेर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अभी ये मैंने प्लांट के लिए बताया, तो ऐसा एनिमल्स में भी है। सपोज दैट काऊ का आपको एग्जाम्पल आगे दे रखा है, काऊ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर द ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस डिजायरेबल कैरेक्टर। तो आपको कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स को चुनना है जिसमें वो भी सारे कैरेक्टर्स हो, मतलब उसमें आपका काऊ के ऐसा काऊ मैं आपको रेफरेंस ले ही लेती हूँ, यहीं से ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स बोल रहा है तो काऊ ले लेती हूँ। सपोज दैट अगर आप एक मिल्कमैन हो तो आप क्या चाहोगे कि आपका जो काऊ है वो बहुत सारा दूध प्रोड्यूस करे एंड उसका जो उसका फॉडर होता है जिसे हम लोग हिंदी में चारा बोलते हैं वो भी गुड क्वालिटी का रहे एंड आपका कैरेक्टर्स 2-3 कैरेक्टर्स ऐसे ले लो ना, तो 2-3 कैरेक्टर सपोज दैट कि अलग अलग काऊ में प्रेजेंट है, बट आप ऐसा चाहते हो कि वो सारे कैरेक्टर्स मेरे एक ही काऊ में प्रेजेंट रहे। एज अ मिल्कमैन आप क्या सोचोगे कि अलग अलग जो गुण है काऊ का वो सारे गुण मेरे एक सिंगल काऊ में प्रेजेंट रहे। तो उस टाइप के जो काऊ को ब्रीड कराया जाता है उसको हम लोग हाइब्रिड काउज बोलते हैं। ओके, डिजायरेबल क्योंकि उसमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे ही रहा है, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड साहिवाल काउज इन पंजाब। तो देखिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, इंडियन ब्रीड है, ये आप मार्क कर लो यहाँ पे, इंडियन ब्रीड साहिवाल काउ इन पंजाब। एंड जो भी आपको एग्जाम्पल दिखे उसे आप तुरंत नोट किया करो एंड स्टिकी नोट पैड पर लिख लिया करो, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मली आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताना रहेगा, इंडियन ब्रीड का एग्जाम्पल बताइए तो आप बता दोगे ना साहिवाल काउ इन पंजाब दे रखा है, तो बोल रहा है यहाँ पे थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज वी हैव वेल नॉन इंडियन ब्रीड। तो अभी मैंने बताया कि ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन था, जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्हें ये नहीं पता था कि इसके पीछे का जो रीजन है, जो हम लोग हाइब्रिड तैयार कर पा रहे हैं उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन क्या है। तो रीजन नहीं पता, उन लोग को रीजन नहीं पता था, इसलिए वो लोग आर्टिफिशियली ये सब करते थे और आर्टिफिशियली ये इंडियन ब्रीड निकाला गया था। इंडियन ब्रीड है साहिवाल काउ इन पंजाब। एंसेस्ट्रल किस काउ से, तो एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज से बनाया गया था। वाइल्ड काउज समझ सकते हैं, वाइल्ड काउज से बनाया गया था इंडियन ब्रीड हाइब्रिड, जो मैंने आपको बताया ब्रीड किससे कहते हैं, तो इंडियन ब्रीड ये साहिवाल काउ इन पंजाब है। हालांकि इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल आपको आने वाले हैं, आप टेंशन मत लो, आगे बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आने वाले हैं। We must however recognize that though our ancestors knew the inheritance of characters and variation, they had very little idea about the scientific basis of this phenomena। तो scientific basis के बारे में उन्हें पता था, जो हमारे एंसेस्टर हैं उन्हें पता था कि वेरिएशंस प्रेजेंट है, बट उन्हें साइंटिफिक रीजन नहीं पता था कि ऐसा जो हो रहा है उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है वो क्या है। उन्हें बस साइंटिफिक रीजन नहीं पता था, उन्हें थोड़ा सा आइडिया था, लिटिल आइडिया था कि इसके पीछे कोई रीज़न है, बट उन्हें पूरा कंप्लीट आइडिया नहीं था कि इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो क्या है। तो यहाँ तक हो गया। तो यहाँ तक आपका जो था इंट्रोडक्शन था, हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस आते नहीं हैं बट मैंने आपको ये कर दिया है ताकि आप ये मत बोलो, अगर इन केस अगर आता है तो आप कर लो आसानी से। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया, यहाँ से आप बहुत फोकस करके देखना, कुछ भी मैं बताऊँ तो उसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पैटर्न स्टार्ट हो गया। यहीं से आपको जो भी इसके बाद वाले जितने भी लेक्चर्स आएंगे उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ एंड आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो कि आपको क्वेश्चन के लिए कहीं और जाना है। आप यहाँ से मैं आपको समझाऊंगी एंड उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन भी कराऊंगी एंड आगे के लेक्चर्स मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आप मिस मत करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि नीट में पूछे गए हैं। देख लेते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी के दौरान द हेडवे वॉज मेड इन अंडरस्टैंडिंग
तो प्रोग्रेस किया जा रहा था ये अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए इनहेरिटेंस आखिर है क्या। ग्रिगोर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस। तो ये कौन है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ग्रिगोर मेंडल, कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस। तो उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन ये है क्या, ये एक वर्ड से ही है। आपको मैं अदर प्लेटफॉर्म्स की तरह एक पूरा डेफिनेशन नहीं बताऊंगी कि आप उसे रटो एंड उसे माइंड में रखो। आप मेरे चैनल पे हो तो मैं चाहूँगी कि आप एकदम शॉर्ट में उसे याद रखो एंड आपको सारा कॉन्सेप्ट पता हो। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिड से बना हुआ है, हाइब्रिड। एंड हाइब्रिड बनाने के जो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बनाने के प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो ग्रिगोर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जो ग्रिगोर मेंडल साइंटिस्ट है, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था किस पे, गार्डन पीस। गार्डन पीस यानी गार्डन के पीस पे, मटर के प्लांट पे, फॉर 7 ईयर्स 1856 टू 1863। 7 ईयर्स, ये यहाँ से क्वेश्चन आया था, पहले मैं आपको बता देती हूँ फिर आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी। एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने क्या किया था, ग्रिगोर मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, पी के प्लांट पे, मटर के पेड़ पे किया था उन्होंने, एंड 7 ईयर्स तक किया था। एंड उन्होंने प्रपोज किया था इनहेरिटेंस, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इनहेरिटेंस होता है तो उसके कुछ लॉ इन्होंने दिए थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। ये 1856 1863 से रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट देखिए ध्यान से, वहाँ पे क्वेश्चन लिखा है विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड ऑफ मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो मैंने अभी जो आपको समझाया कि मेंडल ने 7 ईयर्स तक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, एंड वो 7 ईयर्स कौन से थे वो आपको डायरेक्टली पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर आप नीचे में देख पा रहे हो तो ये आपका 1856 टू 1863 है, एंड आप देखो कौन से फर्स्ट नंबर ऑप्शन में देखो 1856 टू 1863 दे रहा है, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड में देखो 1840 दे रहा है, 1850 जो इससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, आप देख लेना। थर्ड में दे रखा है 1857, 1869, 1870 एंड डी में दे रखा है 1870 एंड 1877 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक लाइन से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। आप जो इतना डरते हो कि जेनेटिक्स का क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप देखो कितना ईजी पूछा गया। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। लाइन से पूछा गया है कि किस ईयर में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, कहाँ। तो ये देखिए आपको मैंने मार्क करा दिया है, इसी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पे ये लेक्चर सॉल्व हो गया, एंड आगे के लेक्चर्स आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ से टिप ऑफ टंग रखो, जो क्वेश्चंस है वो अगर आपके टिप ऑफ टंग पे रहे तो आप बहुत ध्यान से देखना, एंड एक भी लेक्चर्स मिस नहीं करना। आपको कहीं एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो है मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट कर दूँगी एवरीथिंग। तो यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय, थैंक यू।